So this is the first lecture on zirconium and its alloys. और एम ये होगा कि जिरकोनियम या उसके अलॉयज की प्रोडक्शन फॉर द पावर प्लांट्स। इन अ वे ये एक रिकैप भी हो जाएगा एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी के कुछ ऑपरेशंस का। आपने एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी पढ़ी हुई है तो कुछ चीजें आपको फेमिलियर लगेंगी। हम पहले तो रिकैप कर लेते हैं कि जिरकोनियम की हमें जरूरत क्यों है पावर प्लांट्स में। तो पावर प्लांट्स की सेफ्टी और एफिशिएंसी दोनों अलग चीजें हैं और दोनों में से किसी को भी अंडरमाइन नहीं कर सकते। Of the reactor depends on how efficiently the heat generated inside the fuel can be removed. फिशन से हीट पैदा हो रही है, अगर इस हीट को रिमूव हम नहीं करेंगे तो ओवर हीटिंग होगी, दैट विल बी ए कैटास्ट्रॉफी। ठीक है ना, वो एक एक्सीडेंट होगा। अगर हम इसको रिमूव कर लेंगे तो हम एक्सीडेंट से बच जाएंगे। अगर हम इसको एफिशिएंटली रिमूव कर लेंगे तो हम अब जो प्रोडक्शन है, हमारी बिजली की प्रोडक्शन है पावर प्लांट्स में, उसको हम एफिशिएंट बना लेंगे। तो जो ये डायग्राम दिया हुआ है इसमें ये फ्यूल पैलेट, हम इसका क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं और उसके बाद कूलेंट और इसके दरमियान ये जो थिन सी ट्यूब है ये क्लैडिंग है और ये जिरकोनियम एलॉय की, जिरकोनियम एलॉय का इस्तेमाल इन ट्यूब्स में है। तो कौन सी न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है जिरकोनियम की जो इसको क्लैडिंग के लिए सूटेबल बनाती है? कोई गैस? कौन सी सूटेबल प्रॉपर्टी है? ये हमारा ट्यूब है, ये थिन ट्यूब है, ये इसके अंदर ये फ्यूल पैलेट्स हैं और दरमियान में गैप है। ट्रेडिशनली ये गैप रखा जाता था कि अगर हीलियम इसमें से प्रोड्यूस होती है एज ए रिएक्शन ऑफ ट्रांसम्यूटेशन तो हीलियम जो है इसको बल्ज आउट ना करे, उसके पास कुछ जगह हो। तो ये जो ट्यूब्स हैं जिरकोनियम की, क्लैडिंग जो है हमारी, ये एक सेफ्टी बैरियर है। ये सेफ्टी बैरियर है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसका कोई फंक्शन नहीं है सिवाय इसके कि एक सेफ्टी प्रोवाइड करना। एनर्जी जनरेट करना फ्यूल का काम है, लेके जाना यहाँ से कूलेंट का काम है। इसका काम सिर्फ सेफ्टी प्रोवाइड करना है। पहली चीज तो ये कि प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द फ्यूल। फ्यूल हमारा हैवी है, ठीक है ना, यानी यूरेनियम की जो डेंसिटी है वो आयरन की डेंसिटी से कई गुना ज्यादा है, ठीक है, ऑलमोस्ट दुगनी है। प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द फ्यूल, कीप फिशन प्रोडक्ट्स फ्रॉम स्प्रेडिंग। जो फिशन प्रोडक्ट्स हैं, यानी एक तो यूरेनियम है ना, फिर यूरेनियम जब ड्यू टू रेडियो एक्टिविटी या ड्यू टू फिशन जब उसके टुकड़े होते हैं तो उसकी जो प्रोडक्ट्स बनती हैं और वो प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो दर्जनों होती हैं, उनमें से हर एक का अपना बिहेवियर है। अगर वो फैल जाएंगी तो क्या होगा, वो हर तरफ तूफान मचाएंगी, हर एक की अपनी एक प्रॉपर्टी है। तो ये उन प्रोडक्ट्स को रिटेन रखता है, कंटेन रखती है ये ट्यूब। प्रिवेंट्स फ्यूल और एफिशिएंट प्रोडक्ट की हमने बात कर ली। कॉन्टैक्ट विद द कूलेंट, अब इसकी एक साइड पे, इस ट्यूब की एक साइड पे तो क्या है, फ्यूल है और दूसरी साइड पे कूलेंट है। तो इसको कंपैटिबल फ्यूल के साथ भी होना है कि फ्यूल के साथ भी कोई रिएक्शन ना हो टेम्परेचर पे, और इसने कूलेंट के साथ भी करोजन से प्रोटेक्शन इसकी होनी चाहिए। दोनों साइड्स इसकी, और यहाँ पे सिर्फ फ्यूल ही नहीं बल्कि और भी प्रोडक्ट्स हैं जैसे हमने देखा फिशन प्रोडक्ट्स। तो ये एक इस लिहाज से एक यूनिक और क्रिटिकल सा ये मटेरियल इसका होना चाहिए। जब हम मटेरियल की बात करते हैं तो आइए हम एक लिस्ट देखते हैं मटेरियल की, और ये लिस्ट कैसे बनी है। इस लिस्ट में हमने रेलेवेंस ली है, हमने बेस लाइन ली है बेरिलियम की, और बेरिलियम का जो न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन है फॉर एब्जॉर्प्शन फॉर थर्मल न्यूट्रॉन्स, उसको हमने 1 एज्यूम किया।
तो मैग्नीशियम का 1 से 7 गुना ज्यादा है और जिरकोनियम का 20 गुना ज्यादा है। और फिर उसके बाद इस सेपरेशन के बाद जो ये एलिमेंट्स हैं इनका ट्रिपल फिगर में है ना, 100 और मोर टाइम्स ज्यादा है बेरिलियम से। ये वाले एलिमेंट हमने क्यों लिए, इनकी सेंस क्या है जिनका क्रॉस सेक्शन इतना ज्यादा है? तो नायोबियम की करोशन प्रॉपर्टीज आइडियल हैं, बहुत अच्छी हैं, तो जाहिर है एज ए प्रोटेक्शन फ्रॉम करोजन इसको एक कैंडिडेट मटेरियल के तौर पर रेफरेंस के लिए लिया है। आयरन, स्टेनलेस स्टील में बेस आयरन है और बाकी क्या है, क्रोमियम और निकल है। निकल जो है वो निकल बेस सुपर अलॉय के का भी एक बेस मटेरियल है, तो इनकी स्ट्रेंथ भी है, इनकी करोजन रेजिस्टेंस भी है, और हाई टेम्परेचर रिएक्टर्स में इनका जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर होगा जिसपे इनको आप इस्तेमाल कर सकेंगे इन मटेरियल्स को, वो भी हाई है। कॉपर कंडक्टिविटी बहुत हाई है, ठीक। तो ये वाली लॉट जो है, इस लॉट का अगरचे कि ये फायदे हैं, लेकिन इस लॉट के मुकाबले में न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन इज सिग्निफिकेंटली हाई। मतलब जिरकोनियम से ये वाली चीजें जो उनका 10 टाइम्स आई है, मोर देन 10 टाइम्स। तो इसको तो फिलहाल इनको हम होल्ड करते हैं, इनको आप कंसिडर नहीं करते। अब बाकियों में क्या मसले हैं, जो इस साइड पर हैं उनमें क्या मसले हैं, याद है किसी को? बेरिलियम इज एक्सपेंसिव, उसके बाद बेरिलियम इज टॉक्सिक। बेरिलियम की जो मशीनिंग है वो बहुत से मुल्कों ने अपनी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज में बैन की हुई है। इट इज डिफिकल्ट टू फैब्रिकेट। मैग्नीशियम का हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ नाकारा है, करोजन रेजिस्टेंस भी ठीक नहीं है, और एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट कम है। तो जो लो टेम्परेचर रिएक्टर्स हैं उसमें तो एल्यूमिनियम अलॉय भी इस्तेमाल होता है क्लैडिंग में, लेकिन ये कि जो मेन स्टे है, जिसका कि मेन काम है, जो मेन मटेरियल है जिसके सर पे जिम्मेदारी है, वो क्या है? वो जिरकोनियम। यहाँ जिरकोनियम बेस एलॉयज लिखा है, लेकिन जाहिर है कि क्रॉस सेक्शन हर एलिमेंट का अपना है, तो जिरकोनियम इज दी रिप्रेजेंटिंग एलिमेंट। ठीक हो गया। बाकी प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं कि हमारे लिए जो रिएक्टर है उसके ऑपरेटिंग टेम्परेचर्स अहम है, उसके ऑपरेटिंग टेम्परेचर्स हमारे लिए अहम है। तो जब टेम्परेचर ज्यादा होंगे या कम होंगे तो हमारे पास ऑप्शंस और क्यों नहीं हो सकते। न्यूट्रॉन इकोनॉमी हमने देखी कि जिरकोनियम की सिग्निफिकेंटली लो है, 0.18 बार। ना तो हमने बेरिलियम से कंपेयर की थी ना, यहाँ इसकी ये एक्चुअल एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन है। करोजन रेजिस्टेंस किसके साथ? पानी के साथ या स्टीम के साथ, क्योंकि जो पॉपुलर रिएक्टर्स हैं या वो बॉइलिंग वाटर है या प्रेशराइज्ड वाटर है। अब दूसरा कंपैटिबिलिटी विद द फ्यूल या जो उसकी डॉटर प्रोडक्ट्स, तो दोनों साइड्स पे ये सेफ है। ये मजीद ये कि तो जिरकोनियम का मजीद ये कि अगर इसकी हम अप्रोप्रिएट अलॉइंग कर दें तो करोजन रेजिस्टेंस और इम्प्रूव हो जाती है। इसको आज हम देखेंगे। फिर इसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं उनकी अहमियत क्यों है? क्योंकि थिन ट्यूब्स बनाना, कैसे बनाएंगे थिन ट्यूब्स जब तक कि डक्टिलिटी और ईज ऑफ फैब्रिकेशन नहीं होगी। तो ये चीज जो है ये भी इम्प्रूव हो सकती है विद स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन interstitial impurities, has good conductivity to be extruded into thin walled tubes for fuel canning. Canning का मतलब जैसे कैन में सब रखते हैं ना कंजर्वेटिव्स, तो हमारे पास जो कैन फूड आते हैं, तो सेम वे ये फ्यूल को कैन करता है। इस चीज को यहाँ देख लीजिए कि ये जो लफ्ज इस्तेमाल किया ना, स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटीज, इसकी अहमियत आज के लेक्चर में या अगले लेक्चर में इसलिए है कि हमने मेथड ऑफ प्रोडक्शन पढ़ना है। हमने ये पढ़ना है कि ये कंट्रोल हम करेंगे कैसे। ठीक है, तो इस चीज को हम लिंक करेंगे अपने मेथड ऑफ प्रोडक्शन से। हमारा टारगेट, ये टारगेट कौन दे रहे हैं? ये हमें इसकी वो प्रॉपर्टीज दे रही हैं जो हमारे लिए है। वो मांग रही हैं कि हम इंटरस्टिशियल पे कंट्रोल रखें, वो मांग रही है कि इसकी अप्रोप्रिएट अलॉइंग हो।
तो हमने अपने मेथड ऑफ प्रोडक्शन में इसकी गुंजाइश रखनी है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ, देखिए ना, अगर ऑपरेटिंग टेम्परेचर रिएक्टर का हाई है तो इसकी स्ट्रेंथ उस वजन को सहारने की हाई टेम्परेचर पे ही होनी चाहिए। क्रीप का आप पढ़ चुके हैं कि क्रीप रेजिस्टेंस कितनी अहम है, ठीक है ना, क्रीप रेजिस्टेंस आप लोग पढ़ चुके हैं कि वो कितनी अहम है। मजीद हाई थर्मल कंडक्टिविटी, जाहिर है ये तो पर्पज है ना इसका कि इसने थर्मल बैरियर नहीं बनना, अंदर की हीट को बाहर कंडक्ट करना है। तो इस बैकग्राउंड के साथ इसके करोशन बिहेवियर को जरा देख ले कि जिरकोनियम, प्योर जिरकोनियम अगर हम लेते हैं और लिखा हुआ इवन इन द प्योरेस्ट फॉर्म इज अनप्रेडिक्टेबल। अनप्रेडिक्टेबल का मतलब यह है कि बाज लॉट्स का गुजारा हो जाता है, बाज लॉट्स का खराब हो जाता है। क्यों है? इसलिए कि इट इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरी स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ दीज एटम्स। ये एटम कौन से? ये इंटरस्टिशियल एटम्स हैं, ये छोटे एटम्स हैं, एंड अदर इम्प्योरिटीज। अगेन ये जुमले वही आ रहे हैं जो आपको अल्टीमेटली लीड करेंगे कि आपका मेथड ऑफ प्रोडक्शन कौन सा होगा जो इनको कंट्रोल कर लेगा। दैट इज इम्पोर्टेंट। क्या आपने एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी की उन टेक्निक्स में जाना है जो कि बहुत ही चुन चुन के चीजों को वो साफ और पाक करें। तो करोजन बिहेवियर ये होगा इफ एलॉयड ग्रेटली इंप्रूव्स करोजन रेजिस्टेंस। और ये जो है ये भी एक अच्छा एनेक्डोट है इन अ वे कि जो जिरकोनियम क्लैडिंग थी वो इनिशियली सबमरीन के रिएक्टर्स के लिए इस्तेमाल हुई थी और ऑब्जर्वेशन ये आई कि कोई एक लॉट है जिसकी के करोजन रेजिस्टेंस आउट ऑफ विच ये अनएक्सपेक्टेड अच्छी है, तो वो समझ नहीं आई कि ये क्या हो गया। इन्वेस्टिगेशन जब की गई तो पता चला कि इस लॉट में बाज एलॉइंग एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इंटेंशनल नहीं थे, बाज ऐसे एलॉइंग एलिमेंट्स हैं जो कि टारगेटेड नहीं थे, जिनको कि जब प्रोडक्शन की गई है तो उनको कहीं जहन में नहीं रखा गया कि इनको डालना है, लेकिन वो आ गए। वो आ कैसे गए कि इसकी जब इसकी प्रोडक्शन हो रही थी मेल्टिंग की, तो स्टील का एक गैजेटरी थी जिससे कि इसको हैंडल करते थे, इसके स्लैग वगैरह को, तो वो जो था वो टूट के अंदर गिर गया। तो बाय दिस एक्सीडेंट उसकी एलॉइंग हो गई और उसकी एलॉइंग की वजह से करोजन प्रॉपर्टीज वर ग्रेटली इनहैंस्ड। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से फिर एलॉय की कंपोजिशन रीडिफाइन हो गई, वो एलिमेंट्स इसकी कंपोजिशन का पार्ट बन गए। तो इफ प्रॉपरली एलॉयड greatly improves the corrosion resistance in hot water and steam. Hot water और steam का जिक्र क्यों है? Boiling water reactor और pressurized water reactor, along with superior mechanical properties. Corrosion भी बेहतर और mechanical properties भी बेहतर if properly alloyed. जब एलॉय की बात करी तो आइए देख लें कि वो कौन से एलॉयज हैं जो कि इस वक्त स्टैंडर्ड है एज ए क्लैडिंग मटेरियल। जिरकोनियम, जिरकॉलॉय 2 and zircaloy 4, they are used in water cooled boiling water and pressurized water reactors to clad UO2 जो हमारा फ्यूल है। ठीक, और ये दोनों रिएक्टर्स कौन से हैं? ये दोनों जो इकोनॉमिकल रिएक्टर्स हैं ये उनमें से सरे फहरिस्त हैं। ये दोनों मेजर इकोनॉमिकल टाइप ऑफ रिएक्टर्स हैं। जितनी न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो इन टाइप्स के रिएक्टर से 65% ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी यहाँ से आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पॉपुलर यही है। ठीक, और ये सिर्फ डिजाइन फॉर फ्यूल ट्यूब्स, जिसका फ्यूल ट्यूब्स का तो हमने जिक्र किया। इसके बाद जो और बहुत सी गैजेटरी है इस हॉट एरिया में, लाइक एंड प्लग्स, वायर पैड्स, अदर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स जो यहाँ लगते हैं जो वेट बेयरिंग है,
फॉर एग्जाम्पल द फ्यूल चैनल, जिससे कि फ्यूल को जो गाइड करता है ऊपर नीचे, प्रेशर ट्यूब्स एंड कैलेंड्रिया ट्यूब्स, दो ट्यूब्स होते हैं, एक तो वो जिसमें अंदर जो इनर साइड पे होते हैं हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, और एक उनके बाहर होते हैं जो कूलर टेम्परेचर होता है और कम प्रेशर होता है, उसको वो कैलेंड्रिया ट्यूब्स हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, इन सब में कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं? जिरकोनियम एलॉय इस्तेमाल हो रहे हैं। तो हम जो ट्रेडिशनली एक एस्टैब्लिश जिरकोलॉय 2 है, जिरकोलॉय 4 उसका कॉम्पिटिटर बन के उठ रहा है। अब जिरकोलॉय 2 की अब हम थोड़ी तफसील देख लेते हैं। इट इज प्रोड्यूस 7,000 टन्स, और किस लिए बनता है ये? ऑलमोस्ट 80% इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर रिएक्टर्स में है। तो इस मेटल का मेजर इस्तेमाल न्यूक्लियर रिएक्टर्स में है। और इसके अलावा कहाँ होगा? इसके अलावा स्टील में एज एलॉइंग एलिमेंट डलता है, जिरकोनियम एज एलॉइंग एलिमेंट डलता है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में भी कहाँ है सबसे ज्यादा? थिन वॉल ट्यूब्स में। ठीक, it is zircolatry is the universally accepted for fuel canning and for structurals in these two types of reactors. ठीक, इसमें जो मेजर अलॉइंग एलिमेंट है वो टिन है। टिन, इसके दो फेजेस होते हैं, फेज डायग्राम भी देखेंगे कि इसमें जो टिन है ये अल्फा स्टेबलाइजर है। इट काउंटर एक्ट्स द डिलीटेरियस इफेक्ट्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का हमने पढ़ा है कि इसकी जो प्रॉपर्टीज अनप्रेडिक्टेबल है आर ड्यू टू नाइट्रोजन एंड कार्बन। तो जो नाइट्रोजन के नुकसानदेह असरात हैं, टिन जो है उससे इसको बचाता है, इनहैंसिंग करोजन रेजिस्टेंस एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ बोथ। ठीक है ना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑल्सो। तो सॉलिड सॉल्यूशन हार्डनिंग भी करता है और ये लावे टाइप प्रेसिपिटेट्स भी बनाता है। इसके अलावा हाँ, ये वो चीज थी जो हादसा हुआ था, ये स्टेनलेस स्टील का पार्ट था जो गिर गया था टूट के। तो उससे क्या सबक हासिल हुआ कि अब इसके अलॉइंग एलिमेंट में जो स्टेनलेस स्टील के एलिमेंट्स हैं वो दे आर पार्ट ऑफ द अलॉय स्पेसिफिकेशन नाउ। ठीक, अब चंचों को टूटने की जरूरत नहीं है। तो और विद इन अ रेंज। और ये क्या करता है? इट रिड्यूसेस द हाइड्रोजन पिकअप इन द मेटल। ये हाइड्रोजन पिकअप को कंट्रोल करता है। जब हाइड्रोजन पिकअप कम हो जाता है तो जो इस जिरकोनियम के ऊपर जो लेयर बनती है, ऑक्साइड लेयर जिरकोनियम ऑक्साइड की, वो स्टेबलाइज हो जाती है। वो स्टेबलाइज होने का मतलब क्या है कि वो फिर टूटती नहीं और करोजन से बचाती है। ठीक, इसका कॉम्पिटिटर जो है वो जिरकोनियम नायोबियम एलॉय है। तो पोटेंशियल फ्यूचर में इसका कॉम्पिटिटर है वो जिरकोनियम नायोबियम एलॉय है, जिसे जिरकोलाइट 2 जो मतलब जिरकोलाइट 2 का कॉम्पिटिटर ये है, जिरकोनियम नायोबियम एलॉय। और प्रॉपर्टी वाइज दिस इज द अपकमिंग एलॉय। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? 40% हायर यूटीएस इन द कोल्ड बोर्ड कंडीशन। फिर इसकी हीट ट्रीटेबल भी कंडीशन है, प्रेसिपिटेट्स भी बनते हैं। तो 90% हायर यूटीएस इन हीट ट्रीटेड कंडीशन। 90% हायर। 90% का मतलब क्या हुआ कि ऑलमोस्ट दुगनी है। ग्रेटली इनहैंसेस क्रीप स्ट्रेंथ। क्रीप भी प्रॉब्लम है, वो भी बेहतर हो जाती है। गुड डक्टिलिटी, अगेन समथिंग वेरी यूजफुल। मतलब अलॉइंग ज्यादा कर रहे हैं, स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है और डक्टिलिटी भी बढ़ रही है। नॉर्मली ये चीजें उल्टी चलती है, एक बढ़ती है तो एक कम होती है, लेकिन ये दिस अलॉइंग एडिशन सपोर्ट्स डक्टिलिटी एज वेल एज यूटीएस। दूसरी साइड क्या है कि इसका जो एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन है इस अलॉय का वो ऑलमोस्ट द सेम एज जिरकोलॉय। इसका मतलब क्या हुआ? जब स्ट्रेंथ दुगनी है और एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन जो है वो उतना ही है, इसका मतलब ये है कि अब अगर मैंने कोई ट्यूब लेनी थी गिवन थिकनेस की जिरकोलॉय की, तो मैं इसकी ट्यूब इस अलॉय की आधी थिकनेस की अगर ले सकूं, क्योंकि डबल के करीब है या आधी से बेशक थोड़ी सी ज्यादा, तो क्या होगा कि न्यूट्रॉन की एब्जॉर्प्शन जो है वो और कम हो जाएगी, वो आधी के करीब रह जाएगी। तो मेरे न्यूट्रॉन्स की इकोनॉमी बढ़ गई। उसकी इकोनॉमी बढ़ गई तो क्या हुआ कि अब फ्यूल जो उसका इस्तेमाल है वो मैं ज्यादा इकोनॉमिकली कर सकता हूँ। मेरे फ्यूल की जो कंजम्पशन है वो यील्ड बेहतर हो गई। तो सिग्निफिकेंट गेन इन न्यूट्रॉन इकोनॉमी
by using thinner sections of zirconium niobium alloys were stressed in reactor components like the pressure tubes. ठीक, लेकिन जाहिर है कि इस वक्त जो इस्तेमाल में पॉपुलर है वो जिरकोलॉयड 2 एस्टैब्लिश टेक्नोलॉजी है। तो अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं इसकी प्योरिटी को। जो यहाँ प्योरिटी दिखाई हुई है ये हम कंपेयर किससे कर रहे हैं? जिरकोनियम स्पॉन्ज एंड जिरकोलॉयड 2। इसको समझ ले, जिरकोलॉयड 2 हमारे पास एंड प्रोडक्ट है, ये हमारे पास एंड प्रोडक्ट है, ये एलॉय जो हमें चाहिए। इस एलॉय को हासिल करने के लिए हमें पहले क्या होगा? हमें जिरकोनियम मेटल बनाना होगा। तो अब मेटल से हम इस मेटल में भी और इसमें भी हम ये देख रहे हैं कि जो एलॉइंग एलिमेंट्स या ट्रेस एलिमेंट्स हैं उनका कंसंट्रेशन किस रेंज में है। ऑब्वियसली जिरकोनियम स्पॉन्ज मेटल है तो यहाँ तो एलॉइंग का सवाल नहीं। एलॉइंग तो होगी स्पॉन्ज बनाने के बाद, यानी हम पहले मेटल बनाएंगे फिर एलॉइंग करेंगे उसकी और उसके बाद फिर एलॉय बनेगा। तो ये वाला खाना एलॉइंग एलिमेंट से तो खाली है। जो मेजर एलॉइंग एलिमेंट्स हैं वो क्या है? टिन इज द मेजर एलॉइंग एलिमेंट। फिर आयरन, क्रोमियम और निकल, ये मिलके वही चीज थी जो हादसे वाली थी, चमचे वाला हादसा, उनकी रेंज ये है। और एक और एलॉइंग एलिमेंट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन goes to interstitial sites, these they go to substitutional sites। तो ये जाता है interstitial site पे। तो oxygen is used as an alloying element within a range। तो ये तो था weight percent, और ये क्या है? ये है parts per million, ये ppm लेवल है, ये ppm लेवल है। और स्पॉन्ज में और जिरकोलॉय में ये बेसिकली स्टेबल को दिखाने का मकसद क्या है? इसको दिखाने का मकसद ये है कि जिस हाई लेवल ऑफ प्योरिटी की हमें जरूरत है उसका कंट्रोल कितना प्रिसाइज है, कि उसमें 1-2 दर्जन के करीब एलिमेंट्स हैं या उससे भी ज्यादा जिनकी अपर लिमिट्स को हम पीपीएम लेवल पे हमें कंट्रोल करना होता है। ठीक है, पीपीएम लेवल पे उनको कंट्रोल करना होता है। और इस लिस्ट में गैसेस भी हैं, है ना, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो एज ए एलॉइंग एलिमेंट भी है। ठीक, तो impurity limits emphasize the strict quality control in stages of zirconium alloy production। अगेन वही चीज कि बहुत ही नीट एंड क्लीन प्रोडक्शन रूट होगा इसका। ऑक्सीजन की हमने बात की थी, तो ऑक्सीजन का फेज डायग्राम देख लें। ये नीचे एटॉमिक परसेंट है और ऊपर वेट परसेंट है। लाइट एटम है ना, तो वेट परसेंट कम होके भी एटॉमिक परसेंट ज्यादा होगा। और ये कितना है? 0.12 वेट परसेंट का मतलब वो इधर कहीं है, यहाँ पे। ठीक, इसमें एक और चीज देख लें, ये प्योर जिरकोनियम है। प्योर जिरकोनियम लो टेम्परेचर पे क्या है? अल्फा फेज है, ये अल्फा जिरकोनियम। हाई टेम्परेचर पे, इस टेम्परेचर से ऊपर क्या है? बेटा जिरकोनियम है। ठीक है ना, बेटा जिरकोनियम। जब हम एलॉइंग करते हैं तो क्या होता है? एलॉइंग करते हैं तो अगर ये लाइन सीधी आ रही होती है इसका मतलब ये कि कोई इफेक्ट नहीं है अल्फा और बेटा पे। लेकिन ये क्या है कि अल्फा बढ़ता जा रहा है, अल्फा बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये कि ऑक्सीजन का कंटेंट अल्फा को स्टेबलाइज कर रहा है। ऑक्सीजन का कंटेंट कहाँ तक कर रहा है? ऑलमोस्ट मेल्टिंग पॉइंट तक स्टेबलाइज हो गया है अल्फा, मेल्टिंग पॉइंट तक। दूसरे लफ्जों में कि अगर ऑक्सीजन इसमें इनग्रेस हो रही है और खुदा खास्ता कोई हादसा हो जाए तो फिर ये फेज जो है ये स्टेबल रहेगा अप टू मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट जिरकोनियम की मेल्टिंग उसी वक्त होगी जब कोई हादसा हो जाएगा। ठीक, सर ये बात समझ में नहीं आई। हाँ, क्या ये समझ आ गई है कि ऑक्सीजन का कंटेंट अल्फा की फील्ड को बढ़ा रहा है? ये नहीं आई? सर नहीं, ये समझ में नहीं आई। अच्छा, ठीक हो गया। देखिए ये वाला एक्सिस कौन सा है? ये वाला एक्सिस, ये जिरकोनियम प्योर है ना, ये एक्सिस प्योर जिरकोनियम है ना, ये वाला। यस सर। इधर यहाँ जिरकोनियम प्योर है और जैसे मैं आगे जा रहा हूँ ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ता जा रहा है। यहाँ ऑक्सीजन 0 है। ठीक है ना, फेज डायग्राम है ना। ऑक्सीजन 0 का मतलब जिरकोनियम प्योर है ये। तो अब प्योर जिरकोनियम को जब मैं गर्म करूंगा तो इस टेम्परेचर तक क्या है मेरे पास?
इस टेम्परेचर तक ये अल्फा फेज है, ये सारी फील्ड अल्फा है, ठीक है ना, ये सारी फील्ड अल्फा जिरकोनियम है, ठीक, यहाँ तक अल्फा है, इसके ऊपर ये बीटा जिरकोनियम की फील्ड है, इससे ऊपर क्या चीज है, बीटा जिरकोनियम है। क्लियर है ये बात? यस सर। अच्छा, अब यहाँ से अब हम इसमें ऑक्सीजन इतनी डाल दें, जब इतनी ऑक्सीजन डालेंगे तो जो अल्फा से बीटा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ होनी थी वो क्या होगी, अब हायर टेम्परेचर पे हो रही है ना। अब वो हाई टेम्परेचर पे होने का मतलब क्या हुआ कि अब अल्फा की फील्ड बढ़ गई है, अल्फा का जितना इतना इलाका था, अब इलाका इससे ऊपर तक अल्फा हो गया, जहाँ बीटा की हुदूद में दाखिल हो गया ये, ठीक। और जैसे जैसे मैं ऑक्सीजन का कंटेंट बढ़ाता जा रहा हूँ, क्या हो रहा है ये कि अल्फा की फील्ड बढ़ती चली जा रही है ऊपर तक। मतलब अगर मैं 20% एटॉमिक परसेंट ऑक्सीजन होगी इसमें, तो अल्फा यहाँ तक स्टेबल है, और अगर प्योर होता तो अल्फा यहाँ तक स्टेबल होता। ठीक है बात? यस सर, समझ आ गई। ठीक है, और फिर एक कंसंट्रेशन आएगी जब ये यहाँ पर ये मेल्टिंग हो रही है ना, ये ऊपर तो ये पेरिटेक्टिक रिएक्शन से जो दिखाए हुए ये उनके चक्कर में हम नहीं पढ़ते, लेकिन ये लिक्विड है ऊपर, तो अल्फा लिक्विड तक स्टेबल हो गया है। जिरकोनियम पिघल गया है लेकिन अल्फा फेज में है। जिरकोनियम कब पिघलेगा? जब पिघलेगा जब एक्सीडेंट होगा। जिरकोनियम तो नहीं पिघल सकता ना, क्लैडिंग मटेरियल है, जैसे चिरनोबिल में हुआ था। चिरनोबिल में जो हुआ था उसमें पिघल गई था, यानी जो कोर थी वो पिघल गई थी। तो ये सिमुलेट कर रहा है एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट को, ये वाली चीज। क्या चीज? ऑक्सीजन इन जिरकोनियम। तो ऑक्सीजन जो है, खैर ये तो बताने वाली बात है ना, सिर्फ अहम चीज क्या है कि ऑक्सीजन इज ए अल्फा स्टेबलाइजर, ठीक। और जो दोनों रेड से हैं ये दोनों है खतरे का निशान। रशियन कुछ ग्रेड्स हैं जिरकोनियम एलॉयज के अपने, जिरलो एक एलॉय है और एक है M5, तो उसकी लिमिट्स जो है थोड़ी फर्क है, उसको हमने टच नहीं किया। तो हमारा जो एलॉय है विच इज contains oxygen as alpha stabilizer, solid solution interstitial strengthening mechanism पे आपने वो असाइनमेंट किया है, तो आपको अंदाजा है कि solid solution interstitial strengthening क्या है। ये छोटा एटम है, it goes to interstitial sites। इसको ऐड कब करते हैं? जब जिरकोनियम को पिघलाते हैं तो जिरकोनियम ऑक्साइड डाल देते हैं मेल्टिंग में, तो वो ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ जाता है। ये बात मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि फॉर हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, ये जो ये निशान है ना ऑक्सीजन इस बॉक्स ब्रैकेट के अंदर, इसका मतलब ये होता है कि ये ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड है किसी भी सॉल्वेंट में। तो ये ऑक्सीजन किस में डिसॉल्व्ड है? ये जिरकोनियम में डिसॉल्व्ड है। सर ये नेसेंट ऑक्सीजन है? ये अच्छा सवाल है। नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन का एटम जो अलग से घूमता फिर रहा है, टहल रहा है, ठीक है ना। और O2 का मतलब है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि एक ऑक्सीजन का एटम है जो कि जिरकोनियम के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में इंटरस्टिशियल साइट्स पे जाके बैठ गया और वो सॉलिड सॉल्यूशन बना रहा है एट इंटरस्टिशियल साइट्स, ठीक। अब ये उसका एक सॉल्यूशन के अंदर है ये ऑक्सीजन अलग से नहीं फिर रही। तो बॉक्स के अंदर कोई भी एलिमेंट होगा तो मतलब ये है कि ये एलिमेंट जो है ये क्या है? ये एलिमेंट सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है। ये याद रखिएगा, अगर यह कार्बन होगा तो इसका मतलब ये वो कार्बन है जो आयरन के अंदर डिसॉल्व है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक। ये अलग से मैं बात कर रहा हूँ कि इस सिंबल का मतलब ये होता है जब भी कोई एलिमेंट ऐसे सिंबल के अंदर हो। तो ये एक्सप्लेन कर दिया है कि जब ये ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ रहा है, बढ़ किस में रहा है? ये जिरकोनियम के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन जा रही है ना, तो क्या कर रही है जिरकोनियम को? उसको मेल्टिंग पॉइंट तक स्टेबल बना रही है अल्फा, ठीक। आगे चले। जब भी ये रिलेटिव सॉल्युबिलिटीज होती हैं किसी भी फेज की, जनरल स्टेटमेंट है, सिर्फ इसके लिए नहीं कि अल्फा बीटा 2 फेजेस हैं, तो हम इनसे क्या खेलते हैं? हम इनसे इनकी हीट ट्रीटमेंट्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं, हम इनके माइक्रो स्ट्रक्चर को कंट्रोल कर रहे होते हैं कि कौन सी चीज किस फेज में कितनी सॉल्युबल है। तो बेसिकली ये वाली चीज जो है एलॉइंग एलिमेंट्स का चुनना,
बेसिकली अपने हीट ट्रीटमेंट को ऑप्टिमाइज करना होता है। और हीट ट्रीटमेंट को ऑप्टिमाइज करके हम क्या करते हैं, हम प्रॉपर्टीज को ऑप्टिमाइज करते हैं। हमें किसकी जरूरत है, हमें यहाँ पे जरूरत है करोजन रेजिस्टेंस की और स्ट्रेंथनिंग की, दो चीजों की। यहाँ तक कुछ चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि जिरकोनियम की प्रोडक्शन में दो मेन मसले हैं, दो मेन इश्यूज हैं, वो देख लेते हैं। पहली तो ये है कि जिसकी ओर है उसके अंदर केमिकली बहुत ही इससे एक सिमिलर किस्म का एलिमेंट है हैफनियम जो मौजूद है। हैफनियम का क्रॉस सेक्शन, एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन 1000 गुना ज्यादा है जिरकोनियम से, ठीक है ना। हमें एब्जॉर्प्शन तो बहुत कम चाहिए, तो हैफनियम जो है उसकी थोड़ी सी भी मुलाकात खतरनाक है। हैफनियम का जरा सा भी कंसंट्रेशन हमें बर्दाश्त नहीं है, तो दिस इज वन प्रॉब्लम, ठीक। इट मस्ट बी कंप्लीटली रिमूव। कंप्लीटली तो अंग्रेजी में लिखा है, साइंस में तो कंप्लीटली नहीं होता कुछ, तो इसकी एक लिमिट है, वेरी लो लिमिट ऑफ जिरकोनियम के, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। Zirconium has a strong affinity with hydrogen, nitrogen and oxygen. और जाहिर है कि इनकी जरूरत, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन तो कंप्लीटली अनवेलकम कंपेनियंस हैं, ऐसे मेहमान हैं जिनको खुशामदीद नहीं कहा जाएगा। ऑक्सीजन एक हद तक एक्सेप्टेबल है, तो दे आर इन जनरल अनडिजायरेबल फॉर मैकेनिकल कॉन्सिक्वेंसेस एंड मस्ट बी कंट्रोल्ड या रिमूव्ड कंप्लीटली। Oxygen is controlled और hydrogen और nitrogen should be removed up to their limits again, ठीक है ना। तो जैसे मैं कह रहा था कि हमारे लिए अहम क्या है कि हम ये चीजें हासिल कैसे करें, कैसे हैफनियम को रिमूव कर दें, कैसे हम इसको कंट्रोल करें। तो हमारे प्रोडक्शन साइकिल में एक स्टेप होगा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का, जो हमने यूरेनियम में भी पढ़ा है। दूसरा होगा वैक्यूम आर्क मेल्टिंग का, ठीक है। नॉर्मली स्टील में यही इक्विपमेंट या यही टेक्निक जब इस्तेमाल होती है तो हम मेल्टिंग के बजाय रीमेल्टिंग कहते हैं उसको। यहाँ हम इसको मेल्टिंग कहेंगे इसलिए कि पहली दफा पिघलेगा। स्टील में एक दफा पिघला तो दोबारा इस तरह पिघलाया जाता है, तो ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्निक है। तो हो सकता है आपने पहले भी पढ़ी हो, बट वी विल इंट्रोड्यूस इट, ठीक। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन आप पढ़ चुके हैं, तो वो सिंपली टच इट। ये प्रोडक्शन साइकिल के इसके पार्ट हो गए। मजीद ये कि इसकी प्रोडक्शन में हैफनियम हमने कह दिया, गोल्ड और कैडमियम एज ए पॉइजन इस्तेमाल हम करते हैं, उसके एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा, तो ये चीजें भी परमिसिबल नहीं है, और ये तो हमने ऑलरेडी कह दिया कि कंट्रोल्ड है, ठीक है। तो प्रोडक्शन में इन चीजों का ख्याल रखना है। और जैसे जुमला कह रहा है कि ब्रिंगिंग इन सोफिस्टिकेटेड केमिकल एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, इसकी प्रोडक्शन जो है वो नाजुक काम है। इसकी 3 स्टेजेस हैं, 3 स्टेजेस में हम डिस्कस करेंगे। इसकी अपनी ओर इज जिरकॉन, और उस ओर से हमने क्या बनाना है कि जिरकॉन से हमने बनाना है हैफनियम फ्री जिरकोनियम ऑक्साइड, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है कि जो जिरकोनियम ऑक्साइड है, इसको ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करना है। ए डक्टाइल न्यूक्लियर ग्रेड जिरकोनियम स्पॉन्ज, ये मेटल है। स्पॉन्ज ऐसा ही है जैसे कि वो स्पंज आपके घर का होता है, तो ये काम तो किसी नहीं आएगा ये शक्ल, लेकिन ये कि हमें मेटल मिल जाएगा। तब इसको एक्चुअल प्रोडक्ट बनाने के लिए रीमेल्ट करना होगा स्पॉन्ज को, और रीमेल्टिंग के दौरान इस जिरकोनियम कन्वर्ट होगा एलॉय में भी, ठीक है। तो ये 3 मेजर स्टेप्स हैं, और हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं इस ओर को, फिर इसको कंटिन्यू कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि दुनिया में इसकी जो मेजर ओर है वो है जिरकॉन। इसके अंदर जिरकोनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन ऑक्साइड एक गिवन रेशियो में मौजूद होती है। इसके ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द रिजर्व्स ऑस्ट्रेलिया में है, 40 मिलियन टन ऑफ रिजर्व ऑस्ट्रेलिया में है। बाकी जो रही सही कसर है वो साउथ अफ्रीका में, थोड़े बहुत इंडिया में है, ठीक है ना। तो 3 मुल्कों में मेजर रिजर्व्स हैं, लेकिन इसको बना कौन रहा है? ये अबंडेंट है, ये हमारी जरूरत के हिसाब से ठीक ठाक है। इसको बना कौन से मुल्क रहे हैं? इट इज, इसकी जो 75% ऑस्ट्रेलिया में था, ऑस्ट्रेलिया में 42% बन रहा है, ठीक है ना।
चाइना इज मेकिंग 10%, चाइना ने ओट्स खरीद लिया और मुल्कों से जाके, और साउथ अफ्रीका जहां ये ऑलमोस्ट कितना है, ये 25% से कम है, बट इट इज प्रोड्यूसिंग अराउंड 25% ऑफ जिरकोनियम एलॉयज। ठीक है, तो यहाँ तक हम आज का लेक्चर रखते हैं, और इस ओर से फिर हम आगे चलेंगे अगले लेक्चर में। यहाँ तो कोई सवाल है बच्चों? नो सर। नो सर। चलिए।